अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया अजीज। राउंड अप आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरिक़ी वुस्ता एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी महज बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब उसके असरात मैदान जंग, सफारतकारी, आलमी तजारत और इलाकाई सलामती तक फैल चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ मुसलसल नवी रात भी कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निज़ाम, बहरी तनसीबात और फौजी कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। जबकि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें तबरेज़, बोशेर, चाबार, कनार्क और हुर्मज़गान शामिल हैं, धमाकों की इतलात सामने आई। तेहरान के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में उर्दन में अमरीकी फौजी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात भी सामने आई। अमरीकी हुकाम ने इराक में एक और अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक भी की है और इस हलाकत ने वाशिंगटन के लिए नई तशवीश पैदा कर दी है। अमरीकी हुकाम इसे ईरानी ड्रोन हमले का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले हालिया हमलों को अमरीकी फौजियों की हलाकत का जवाब करार देते हुए कहा है कि अमरीका अपने मफादात के दफा में किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाएगा। उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का मौक़िफ़ भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। उनका कहना है कि ईरान अपने हुर्मुज़ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमरीका आलमी बहरी तजारत और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर ईरान अपना रवैया तब्दील करे तो सफारतकारी का दरवाज़ा अब भी बंद नहीं हुआ। ताहम ईरान अमरीका मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त सामने आई। राउटर्स के मुताबिक सालिस ममालिक की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान 10 रोज़ की जंगबंदी की तजवीज़ सामने आई है, लेकिन तेहरान का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कह रहे हैं कि जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान को मैदान जंग में अपनी शराइत पर बरतरी हासिल होगी। इनके मुताबिक मुज़ाकरात कमज़ोरी की नहीं बल्कि ताकत की पोजीशन से होंगे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का दावा है कि अपने हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है और अमरीकी दबाव के बावजूद उनकी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। ये तमाम दावे और जवाबी दावे सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी की अक्कासी नहीं करते, बल्कि उनके असरात आलमी मईशत तक महसूस किए जा रहे हैं। अब नए हुर्मुज़ से दुनिया की तवानाई की एक बड़ी मकदार गुजरती है, इसलिए यहाँ पैदा होने वाली हर कशीदगी आलमी तेल मंडी, शिपिंग रूट्स और बैनुल-अक़वामी तजारत पर बराह रास्त असर डाल सकती है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें और खलीजी ममालिक इस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उधर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सफारती सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने की अपील कर रहे हैं, जबकि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो तनाज़े मजीद ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है और पूरा खित्ता एक नए और तवील बहरान की तरफ बढ़ सकता है। क्या अमरीका अपनी फौजी हिकमत अमली से ईरान को पिसपा कर पाए? क्या ईरान वाकई मैदान जंग में बरतरी हासिल करने की पोजीशन में है? अब नए हुर्मुज़ पर असल कंट्रोल और ताकत का तवाज़ुन किसके हाथ में है? और सबसे अहम सवाल, क्या सफारतकारी इस बहरान का रास्ता रोक सकेगी या मशरिक़ी वुस्ता एक और बड़े तसादुम के दिहाने पर खड़ा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी फौजी कशीदगी के बावजूद दोनों जानिब से सफारतकारी के दरवाजे खुले रखने के बयानात सामने आ रहे हैं। क्या मौजूदा हालात में मुज़ाकरात वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ आलमी दबाव कम करने के लिए सफारती बयानात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया। देखिए, ये जो है ना एक साइकिल है जो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। पहले इस्लामाबाद MOU साइन हुआ और जब उसके ऊपर टेक्निकल टॉक्स होनी थी तो दोनों पार्टीज ने इस्लामाबाद MOU को मद्देनजर नहीं रखा और उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। और इररिस्पेक्टिव के किसकी गलती थी, दोनों ने अननेसेसरीली एक छोटे से वाकये के ऊपर बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन दिखलाए। लेकिन अब दोनों पार्टीज को यह एहसास हो गया है शजिया कि जो फ्यूचर है ना वो सिर्फ नेगोशिएशंस के अंदर है। अमेरिका को एहसास हो गया कि वो बेशक जितनी जी चाहे बॉम्बिंग कर ले, वो ईरान के घुटने नहीं करवा, यानी कि ईरान कभी घुटने नहीं टेकेगा। और ईरान को भी ये एहसास हो गया है कि अगर उसने नेगोशिएटेड सेटलमेंट इस इलाके का नहीं किया तो इस इलाके की जितनी कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं उसके खिलाफ होती चली जाएंगी।
आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे के मौके के ऊपर हमने ये देखा कि क्या कहते हैं कि गल्फ में से 7 में से 4 कंट्रीज ने अपने डेलीगेशंस को उनके जनाजे पे भेजा, जो कि बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा वाकया था और शो करता था कि उन सब कंट्रीज के दिलों में ये ख्वाहिश है कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात अब इस्तवार होने चाहिए। लेकिन ईरान ने जब ये एस्केलेशन बढ़ी तो उन्हीं के मुल्क के ऊपर अटैक्स किए। सो मेरे ख्याल है कि अब ईरान को भी एहसास हो गया है कि जो है कि इट इज नाउ टाइम टू गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल, और बिहाइंड द सीन्स मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इस वक्त मूवमेंट हो रही है। आज भी जो इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के तशरीफ ला रहे हैं, कुछ चैनल्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो प्रेसिडेंट मसूद पिशकियान का एक स्पेशल मैसेज लेके आ रहे हैं जो वो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के साथ डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ वेरी हेल्दी डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए दुनिया की बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना वो अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो लेकिन सर हम देख रहे हैं कि मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान को अपना रवैया तब्दील करना होगा, जबकि ईरान मुज़ाकरात को मैदान जंग में अपनी पोजीशन से जोड़ रहा है। ऐसे मुतज़ाद मौक़िफ़ में किसी मुमकिन सियासी हल की गुंजाइश रह जाती है? मेरे ख्याल हमें, जिस तरह हम इस्लामाबाद MOU से पहले शजिया हमने बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप से और ईरानियन लीडरशिप से सुनी थी, मेरा ख्याल हमें मार्को रूबियो के इस बयान को भी कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये जिसको कहते हैं ना कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं जो नेगोशिएशन से पहले ली जाती हैं, ताकि जब नेगोशिएशंस हों तो उसके अंदर से एक बेहतर डील हासिल की जा सके। देखिए उनको भी अंदाजा है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक तरह से इस जंग को नहीं देखते, इसी तरह ईरान के अंदर भी पासदारान और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान डिफरेंसेस हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब भी एक डिसीजन लिया जाता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट में थ्रू एक दूसरे के साथ बैठ के और जो उस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेते हैं। सो अगर अमेरिका में यही किया जाता है तो ईरान में भी यही किया जाएगा। सो मेरा ख्याल है इन स्टेटमेंट्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अब टेसिटली जो मॉडरेटर्स हैं पाकिस्तान और कतर, उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज, हम और कतर जो थे, हमने अपने आप को कोई एक हफ्ता पहले बिल्कुल अलग कर लिया था, क्योंकि जब हम कोई चीज समझा रहे थे उनको तो उनको समझ में नहीं आ रही थी और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। सो आई थिंक हमारी ये जो टैक्टिक है ये सूदमंद रही है, और अब उनको एहसास हो गया है कि जो है ना वापस नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए और एक दूसरे के साथ एक ऐसा मुआहिदा करें जो दोनों के लिए सूदमंद हो। ठीक। तो सर ये जो हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मौजूदा बहरान में दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबी की प्रचार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, सफारती महाज पर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त किस फरीक के पास मुज़ाकरात के में बेहतर पोजीशन है? बिकॉज इससे पहले जो था वो हम देख रहे थे कि ईरान वाज इन अ बेटर पोजीशन, लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सा अफ्रीक ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मुज़ाकरात के लिए? शजिया, मैं समझता हूं कि अभी भी ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है जब वो नेगोशिएशंस के अंदर जाएगा, क्योंकि देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अग्रेसर्स थे ना वो इजराइल और अमेरिका था। इवन ये अमेरिका की जंग नहीं थी और बेसिकली इजराइल की जंग थी, अमेरिका तो सिर्फ मदद करने के लिए आया था। लेकिन जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स 28 फरवरी को डिक्लेयर किए थे कि हम इसलिए ये जंग करने जा रहे हैं, उनमें से एक भी मकसद पूरा नहीं हो सका। और आज भी वही सिचुएशन है। गो के इस्लामाबाद MOU के बाद अमेरिका और इजराइल ने जंग को एक्सपैंड इस तरीके से किया कि पहले सिर्फ एक ही थिएटर ऑफ वॉर था जो कि ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, लेकिन 17 जून के बाद उन्होंने 2 थिएटर्स ऑफ वॉर कर दिए। एक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था और दूसरा जो था वो लेबनान और
इजराइल के बॉर्डर कंट्रीज थी। सो अगर आपने देखा हो कि पिछले एक महीने में अमेरिका ने बड़ी अच्छे तरीके से मीडिया को की तवज्जो ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ रखी है, लेकिन बहुत खामोशी के साथ इजराइल जो है वो लेबनान थिएटर के अंदर, लेबनान में, गाजा में, पैलेस्टाइन में और सीरिया के अंदर वो अपने मकासद हासिल करता रहे। और एक तकरीबन 1.5 महीने में उन्होंने ज्यादा जमीन इन चारों जगहों के ऊपर हासिल कर ली है। सो जब अमेरिका जो है वो ईरान थिएटर को लुक आफ्टर कर रहा था, उन्होंने पिछले 9 दिनों में बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की है और आई थिंक इन 1000 से ज्यादा सॉटीज या टारगेट्स जो हैं वो अटैक हो चुके हैं। अगर 1000 टारगेट्स और इतनी इंसेसेंट बॉम्बिंग के बाद भी अगर आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते तो आगे आप आगे क्या कर लें? बिल्कुल, ठीक है ना? एग्जैक्टली। आई मीन दिस इज सिर्फ एक चीज का डर है। अगर शजिया मुझे मौका एक मिनट दे दें, मेरे ख्याल में कि जो है ना, पाकिस्तान और कतर को अब बीच में पड़ना चाहिए। जिन लोगों की निगाह है हिस्ट्री के ऊपर, उनको 1945 नहीं भूलना चाहिए। देखिए 1945 वो दौर था कि जब हिटलर ने शिकस्त मान ली थी, लेकिन जापान जो था वो शिकस्त नहीं मान रहा था और फिर अल्टीमेटली अमेरिका ने उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चलाए और वो इसलिए चलाए कि किसी तरीके से जंग को खत्म किया जाए। यहां भी वही सिचुएशन बनती चली जा रही है। ठीक है ना कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है लेकिन उसको विक्ट्री नहीं मिल रही और अब सिचुएशन इस तरह होती जा रही है कि ईरान जो है वो अमेरिका को निकलने नहीं दे रहा। सो अब ईरान को भी जो है ना, मेरे ख्याल में जरा बहुत सेंसिबली इस फेज से गुजरना चाहिए कि ये ना हो ऑब्वियसली सर, दोनों को इस पूरी सिचुएशन में फेस सेविंग चाहिए। स्टेप ले ले तो पूरे इलाके को दोनों को इस पूरे सिनेरियो में फेस सेविंग चाहिए। और अब जिस तरह से अमेरिका मुसलसल ईरानी फौजी तंसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है मुसलसल, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि ईरान कहता है कि हम तो दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मतलब अगर बात होगी तो फिर ताकत की पोजीशन से ही बात करेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में ऑब्वियसली ये लग तो यही रहा है कि दोनों पीछे हटने से बाज नहीं आ रहे, नोबडी इज विलिंग कि कोई एक पीछे हटे। तो इस सारे सिनेरियो में दोनों को फेस सेविंग चाहिए। वो किस तरह से हो सकती है? क्या जो MOU जो पहले हुआ था उसको बेहतर करने की जरूरत है, दोबारा से ऑब्वियसली टेबल टॉक पर आने की जरूरत है? जी शजिया, यही रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका फील करता है कि, और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को काफी बातें सुननी पड़ी इस्लामाबाद MOU के बाद, खासतौर पे जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में जो कि बहुत स्ट्रांग है, उनकी तरफ से बहुत इतराज आया कि जी कि आपने तो सब कुछ ईरान को दे दिया है और लगता है कि आपने शिकस्त मान ली है। तो अगर वो समझते हैं कि इस्लामाबाद MOU को इम्प्रूव अपॉन करना चाहिए तो ईरान को भी उनको एक मौका देना चाहिए कि क्या कहते हैं कि आप आपस में बैठें थ्रू दी मॉडरेटर्स जो पाकिस्तान और कतर हैं, इनके दरमियान इनके साथ बैठ के उस डॉक्यूमेंट को बेहतर कर लें। लेकिन नेगोशिएशंस के अलावा और एक मिडिल वे फाइंड किए बगैर अब इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल नहीं है। अब ना अमेरिका ईरान को शिकस्त दे सकता है और ना ईरान अमेरिका को इतना डैमेज दे सकता है कि वो यहां से अपनी हार मान के निकल जाए। सो एक स्टेलमेट की कंडीशन है और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एरिया जो गल्फ है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह अफेक्ट हो रही है, आई थिंक दोनों को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए और पाकिस्तान को मौका देना चाहिए कि वो दोबारा एक अच्छा एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में करा दे। लेकिन शजिया, आपको अगेन मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा कि आप याद रखिएगा कि इस्लामाबाद MOU के खिलाफ सबसे ज्यादा रिएक्शन इजराइल ने शो किया था, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में थी। सो मेरा ख्याल में कि जो है ना वो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन द बुल इन द चाइना शॉप और अमेरिका को अब इजराइल को दोबारा कंट्रोल करने की जरूरत होगी जब नेगोशिएशंस दोबारा प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगे। ऐसा ये बताइए कि अबनाए हुर्मुज पर अमेरिका और ईरान के दावे सामने आ रहे हैं। अगर अबनाए हुर्मुज में कशीदगी बरकरार रहती है तो क्या आलमी ताकतें सिर्फ बहरी तहफ्फुज़ तक महदूद रहेंगी
यह बहरान एक नए आलमी इत्तेहाद और महाजबंदी को जन्म दे सकता है? शजिया देखें, अगर आप इस्लामाबाद एमओयू के डॉक्यूमेंट को देखें तो उसका जो क्लॉज 5 था उसने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फ्यूचर सोल्यूशन की तरफ दोनों पार्टीज को लेके गया था। वो जो है ना क्लॉज बड़ा क्लियरली ये कहते हैं कि क्योंकि इस इलाके के अंदर जो ममालिक हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान है, तो द आर्टिकल सेज कि ईरान alongside Oman and the Gulf countries will formulate a new method के जिसके तहत वो जो है इस इलाके के अंदर जो है ना बिल्कुल जो शिपिंग को दोबारा उस लेवल पर लेकर आएंगे जो 28 फरवरी से पहले की थी, और कोई टोल वगैरह फॉर 60 डेज नहीं लगेगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि जिसके अंदर जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वो आपस में बैठते, ईरान की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो उन सब ममालिक के साथ कोऑर्डिनेट करे और कोई एक ऐसा मुआहदा आपस में करे जिससे सारी पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन अमेरिका को जब ये पता नजर आया कि जी के क्या कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरानियन इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सबको आपस में बातचीत करके आगे बढ़ना होगा, तो जो है उन्होंने फिर एक नया शोशा छोड़ा जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक ईस्टर्न वे और एक वेस्टर्न वे बनाया, और वेस्टर्न वे से थ्रू उन्होंने शिप्स को पास करवाने की कोशिश की। लेकिन पिछले एक हफ्ते में हमने देख लिया है कि एवरी डे 8 से 10 शिप्स गुजर चुकी हैं, जबकि एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 150 से 200 शिप्स एवरी डे गुजरा करती हैं। तो इसका मतलब है कि जो 10% भी ट्रैफिक नहीं दोबारा बढ़ी है, और जब पिछले 4-5 दिनों के अंदर 3 शिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं वेस्टर्न रूट के ऊपर, तो मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम उसी इस्लामाबाद एमओयू की तरफ जाएं और इस इलाके की जितनी कंट्रीज हैं वो आपस में बैठें और एक स्ट्रेट को मैनेज करने के लिए एक तरीक़ाकार के ऊपर एग्री करें। देखिए अब जो है विद एवरी पासिंग डे शजिया अमेरिका और इजराइल इस इलाके में अपने इन्फ्लुएंस को खोते चले जा रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज को भी ये अंदाजा हो गया है कि उनको पसंद हो या ना हो इस इलाके के अंदर उनको ईरान के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह ईरान को भी ये एहसास हो गया कि अगर कोई सर बाकी रियलाइजेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त एक मुश्किल सफारती तवाजुन का शिकार हैं ये गल्फ कंट्रीज, क्या वो अमेरिका की सिक्योरिटी शराकतदारी और ईरान के साथ जोग्राफियाई हकीकतों के दरमियान गैर जानिबदार रह सकेंगे? देखिए, अगर तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अपने बेसिस देंगे अमेरिका को अगेंस्ट ईरान, तो ईरान उस चीज को कभी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर उनका वो जिसको कहते हैं ना लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक डिजाइन के तहत वो चाइना के खिलाफ या रशिया के खिलाफ उधर बेसिस रखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि गल्फ कंट्रीज को और इवन ईरान को भी उसके ऊपर कोई यानी कि इख्तलाफ नहीं होगा। अब देखिए, गल्फ कंट्रीज को बिल्कुल क्लियर जो है ना साइड लेनी होगी। उनको मेरे ख्याल अब अमेरिका को कहना होगा कि ठीक है, आप हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और अगर आप जो बड़ी गल्फ की कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कतर, उन्होंने तो ये चीज अमेरिका को कह दी है, लेकिन ये बहरीन और कुवैत जो हैं वो अभी भी अपनी सरजमीन या अपने बेसिस दे रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। सो देखिए, जब आप एक जंग की स्टेट में होते हैं, तो अगर मेरे घर से मेरे नेबर के घर के ऊपर गोलियां चल रही हैं, तो देन मेरा घर एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है, बेशक वो गोलियां मैं चला रहा हूं या ना चला रहा हूं। बिल्कुल सही, ठीक है। सो मेरे ख्याल में गल्फ कंट्रीज को यह एहसास हो गया कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट ईरान नहीं दे सकता, और अगर उन्होंने इस इलाके के अंदर को एग्जिस्ट करना है तो उनको ईरान के साथ रहना होगा। और जिस तरह अमेरिका पिछले 1-2 दिनों में टारगेटिंग स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम मिलिट्री टारगेट्स से शिफ्टिंग टू सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स, जिसके अंदर वो ग्रिड स्टेशंस, डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल स्टोरेज डिपोज, इनको हिट कर रहे हैं। अगर ईरान ने वो हिट करना शुरू कर दिए बहरीन और
कुवैत के अंदर, तो ये तो इतने छोटे छोटे ममालिक हैं कि ये तो 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना, वो उसी खत्म जगह हो चले जाएंगे, जाएंगे जहाँ हाँ। 50 साल पहले थे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी ने दुनिया को एक नए माशी दबाव में धकेल दी है, लेकिन सवाल यह कि इस बहरान का बोझ पाकिस्तान के आम शहरी को कितना उठाना पड़ेगा। एक ऐसी मईशत जो पहले ही महंगाई, तवानाई के मसाइल, महदूद रोजगार और बुलंद अखराजात जैसे चैलेंजेस से गुजर रही है, क्या वो एक और आलमी माशी झटके का मुकाबला कर सकती है? आपदाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी और आलमी तवानाई की सप्लाई के खदशात ने खाम तेल की कीमतों को दोबारा दबाव में डाल दिया है। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान भी तवानाई के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। अगर आलमी मार्केट में तेल महंगा होता है तो उसका बरह रास्त असर पेट्रोल, डीजल, बिजली की लागत, ट्रांसपोर्ट, सनत और बिलाखिर आम आदमी के घरेलू बजट पर पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम पहले ही महंगाई के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बिजली के भारी बिल्स, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें, कारोबारी अखराजात और महदूद आमदनी ने मुतवस्त और कम आमदनी वाले तबके के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ऐसे में आलमी बहरान हुकूमत के लिए एक नया इम्तिहान बनकर सामने आया है कि वो आवाम को मजीद मुआशी दबाव से कैसे बचाती है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले किए गए, बैरूनी शोबे में बेहतरी आई, ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिला और तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। लेकिन नाकदीन का सवाल है कि अगर मैशत के बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं तो आम शहरी को रिलीफ क्यों महसूस नहीं हो रहा? महंगाई में कमी के दावों के बावजूद रोजगार, आमदनी और कुव्वत खरीद के मसाइल बदस्तूर क्यों मौजूद हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान का बैरूनी शोबा भी एक अहम चैलेंज है। करंट अकाउंट, दरामदी बिल, तवानाई की कीमतें और बरामदात का हुज्जम ऐसे अवामिल हैं जो मईशत के सिमत का ताउन करते हैं। माहिरीन का कहना है कि वक्ती सहारा काफ़ी नहीं। पाकिस्तान को ऐसी माशी इस्लाहात की ज़रूरत है जो बरामदात बढ़ाएं, तवानाई के शोबे को बेहतर करें और दरामदी इन्हिसार कम करें। ईरान अमेरिका कशीदगी पाकिस्तान के लिए सिर्फ तेल का मसला नहीं बल्कि तजारत, खित्ते की सूरत हाल और सरमायाकारी के हवाले से भी अहम है। अगर खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल तवील होती है तो इसके असरात पाकिस्तान की मईशी सरगर्मियों और कारोबारी एतमाद पर भी पड़ सकते हैं। ताहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान हर आलमी बहरान को सिर्फ एक बैरूनी मसला समझकर नजरअंदाज कर सकता है या असल जरूरत अंदरूनी माशी मजबूती की है ताकि आलमी झटकों का असर कम से कम हो। आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि ईरान अमेरिका कशीदगी पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हुकूमत ने माशी दबाव से निपटने के लिए अब तक क्या इकदाम किए हैं, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा और क्या पाकिस्तान मौजूदा आलमी हालात में एक मजबूत माशी पोजीशन हासिल कर सकता है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल की पॉलिसी क्या वाकई मार्केट के असूलों के मुताबिक एक दुरुस्त कदम है या हुकूमत इसके जरिए आलमी कीमतों का बोझ बराह रास्त आवाम पर मुंतकिल कर रही है? इस पॉलिसी का आम सारिफ और मईशत पर असल असर क्या होगा? देखिए, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहली तो बात यह है कि ये जो मार्केट है ना, ये क्रिएट करने की जरूरत है, जिसको डीरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। अभी तो हम एक ऐसी रजीम में हैं जिसमें मार्केट बेस्ड प्राइसिंग हम कर नहीं पा रहे। सो ऑयल प्राइसेस जो हैं, अगर हम इस तरफ मूव करना चाहते हैं, ये एक राइट कदम है। बट इसका मैं कहता हूँ कि आसानी से लोगों को समझाएं। जैसे ये डेली प्राइस चेंजेस शायद नहीं होंगे, ये 7 दिन की पिछली एवरेज प्राइस पे बेस करके ये प्राइस निकलेगी। बट ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू बी टेकन इन कॉन्फिडेंस। एक ब्रॉडर रिफॉर्म की जरूरत है। मैं बार बार समझाता हूँ कि कोई मैजिक बुलेट नहीं है इसको हल करने के लिए। ओपन मार्केट एक्सेस, ट्रांसपेरेंट होलसेल प्राइसिंग, नॉन डिस्क्रिशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, strategic fuel reserves, effective oversight of the competition that you need to do, or full price transparency. Immediately, obviously, there'll be more frequent changes at the petrol pump, so लोगों को used to होना पड़ेगा। Short term शायद volatility रहेगी। Transparent pricing का एक्चुअल मतलब जो है डीरेगुलेटेड प्राइसिंग का, वो तो ये है कि हर पेट्रोल पंप पे डिफरेंट प्राइस होगी और एक प्रोफेशनल ओगरा जो है वो ओवरऑल इसको मैनेज कर रहा होगा। सो इट्स अ प्रोसेस which needs to take place directionally, ठीक है, but I think the way they've gone to implement it, it is causing, एक disruption सी in the system जिसको overcome करने की जरूरत है।
सही। और सर, ये जो ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस अगर आलमी सतह पर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो पाकिस्तान जैसी दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करने वाली मईशत के लिए असल खतरा क्या होगा? क्या हुकूमत के पास ऐसा मुआशी बफर मौजूद है कि वो आवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर इस बहरान का सामना कर सके? So this is a truly difficult moment for Pakistan, right? I mean, external sector का जो रिस्क है, जिसको आप कहते हैं एक नेट एनर्जी इंपोर्टर है, 14 से 18 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान इज हाईली वल्नरेबल टू ऑयल प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, ये भी आप याद रखिए। इससे हमारे करंट अकाउंट को फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली हमारी इंपोर्ट राइज होती है और ये प्रेशर डालता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। इसका जो लोकल इम्पैक्ट है वो क्या है? ऑब्वियसली हायर कॉस्ट रेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और जिसे आप कहते हैं फूड प्राइसेस। तो एक इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशनरी यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया इजाफा दिखाई देगा। देखिए जी, पॉलिसी प्रायोरिटीज में तो मैंने हमेशा कहा है कि यू कांट गिव अ सब्सिडी, आप एक कंस्ट्रेंट्स में हैं। पर अगर आप ये समझते हैं कि पेट्रोल पे इस वक्त और डीजल पे इस वक्त जायज है 80-90 रुपए की जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी रखना, आई थिंक उस पे जरूर बातचीत करनी चाहिए। पॉलिसी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आईएमएफ से उससे बात कर सकें। बाकी जो टारगेटेड सोशल असिस्टेंस है, चाहे वो इनकम सपोर्ट के थ्रू हो, और मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ ये काम फेडरेशन यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, सूबों को भी इस पर सोचना चाहिए। जिसे कहते हैं इस सब को अगर आप कंबाइन करें कंजर्वेशन मेजर्स पर और एफिशिएंसी मेजर्स पर, दैट्स द डीपर वर्क दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू इन द लॉन्ग रन। तो सोचने की ये बात है ना कि इंडिजिनसली यानी कि अपने रिसोर्सेज पे कैसे एनर्जी की तरफ मूव करना है, दैट्स द रियल थॉट प्रोसेस। और सर, ये जिस तरह से आलमी बहरान के बाद ऑब्वियसली सबसे पहला दबाव डॉलर, दरामदी बिल और महंगाई पर आता है, क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हमारी मईशत अब भी बैरूनी झटकों के मुकाबले में कमज़ोर है? यानी मैं कहूँ काफ़ी कमज़ोर है। इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर किन शोबों में इस्लाहात करना होंगी? Can I say this कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है ये बिल्कुल माननी चाहिए, ये है, बट आईएमएफ की एंगेजमेंट इसका महवर है। मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपने इसमें से निकल कर चले, हम चूंकि पेट्रोलियम की आज बात कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट आर्किटेक्चर का रिफॉर्म करना है, आपने पूरे एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म करना है। इसका क्या मतलब है? मार्केट लिबरलाइजेशन है, रेगुलेटरी रिफॉर्म है, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट लानी है, कंपेटिटिव गैस मार्केट क्रिएट करनी है, प्राइसिंग एंड सब्सिडी रिफॉर्म जिसकी बात की, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप तो अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनमें पार्कों के अलावा वो भी लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी पुरानी हाइड्रो स्किमिंग टेक्नोलॉजी पे हैं। तो आप तो कहीं अगर क्रूड इस्तेमाल करना चाहें रशिया का या इवन ईरान का, तो आपको सोचना पड़ेगा। और फिर सारी एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज द फॉलोइंग कि मैक्रो स्टेबिलिटी 24वीं बार आईएमएफ एंगेजमेंट से आ गई है, बट नेक्स्ट फेज जो है वो ये जो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी लेड गेन्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट्स, ये एक फर्क किस्म की इंटरवेंशन या फर्क किस्म की लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, डाइवेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, दैट्स अ टास्क दैट पाकिस्तान हैज फाउंड हार्ड टू डू, एंड इवन नाउ द स्केल दैट इज रिक्वायर्ड टू डू इट, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू बी बिल्ड अप। बिल्कुल, क्योंकि आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ गई हुई है, अगर हम इकोनॉमी की देखें, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं, बैरूनी शोबे में भी बेहतरी आई है, लेकिन फिर दूसरी तरफ आवाम महंगाई, बिजली के बिलों और फिर कम होती हुई क़ुव्वत ख़रीद की भी तो शिकायत कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और आम आदमी की माशी सूरत हाल के दरमियान एक वाज़ेह खला पैदा हो चुका है। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है। अगर हाउस होल्ड्स को देखें तो एक हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल को फेस करते हैं, राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स हैं। हम पीछे 29% तक की इन्फ्लेशन देखे आ रहे हैं पिछले 3 साल पहले, जब प्रोग्राम नहीं था और डिफॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। स्टैग्नेंट इनकम्स हैं, इनकम्स उस तरह से नहीं बढ़ी है, उसने परचेजिंग पावर को हिट किया। ये सब बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और इवन चूंकि इकोनॉमी ने उस तरह ग्रो नहीं किया है, तो पाकिस्तान ने वो जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख नौकरियां निकालनी है, जिसमें अपने हमारे यूथ ने जिसे कहते हैं फुली एब्जॉर्ब होना है, हम ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो असल फेज है वो तो वही है ना कि पाकिस्तान की कैसे आप ये ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको इंश्योर करेंगे, उसके जो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है वो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट बेस को कैसे बढ़ाएंगे, एनर्जी डिपेंडेंस से कैसे निकलेंगे। आई थिंक दीज आर ऑल द हार्ड थिंग्स विच पाकिस्तान फाइंड्स हार्ड टू डू। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बिकॉज हमने इतने टैक्सेस लगाए वो 14% के करीब आ गया है। इस पे तो आप कभी भी वो ग्रोथ क्रिएट नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ कोर्स इज कि ये जो स्ट्रक्चरल वर्क है इसकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए टू डिलीवर ऑन ऑल दिस। आई थिंक दैट्स रिमेन टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान टू सॉल्व। बिल्कुल, क्योंकि करंट अकाउंट खसारा दोबारा तशवीश का बाइस बन रहा है, जबकि दरामदात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान डोंट यू थिंक एक बार फिर इसी माशी चक्कर की तरफ बढ़ रहा है जहां चंद माह के इस्तेहकाम के बाद बैरूनी अदायगियों का दबाव शुरू हो जाता है? हम जैसे ही देखते हैं कि पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक ग्रोथ या थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपैंड करना शुरू करती है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है। एक्सपोर्ट उस तरह से पिकअप नहीं करती क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स या हायर डोमेस्टिक सेविंग्स या जिसे कहते हैं इंपोर्ट इंटेंसिव कंजम्पशन से हम निकलते नहीं है। मतलब ये सारी चीजें जिन्होंने टाई अप करना है ग्रोथ फ्रेमवर्क में वो आती नहीं है। तो अगर ये सब कुछ आता नहीं है और फिर दोबारा जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं ग्रोथ को 4-4.5% पे लाते हैं तो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो है वो एक दफा से फिर करंट अकाउंट की प्रेशर्स की तरफ जाती है। अब इसका हल क्या है? देखिए ना, हल तो पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के, एनर्जी इनपुट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने पे है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे है, सेविंग्स के जराए क्रिएट करके बियॉन्ड ये जो हमने रियल एस्टेट को जो जिसे कहते हैं ना एक तरह से ओपीएम पर लगाया हुआ है पाकिस्तानियों को, इससे निकलने पे है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने पे है एंड सोचना मच बियॉन्ड द आईएमएफ एंगेजमेंट। ये सारे काम आर द डिफिकल्ट थिंग्स। अगर हम वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश की इकोनॉमीज देखें तो उन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत को कॉम्प्रिहेंसिवली तब्दील कर दिया है, वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बने। हम तो अभी तक फंसे हुए हैं इसी चीज में कि पाकिस्तान की ना एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को ठीक कर पा रहे हैं, उसमें भी ट्रेड गैप है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल को निकाल दें तो कोई ऐसा हमारे पास दुनिया को बेचने की चीज नहीं है जिसमें हम कहें कि हम बहुत स्केल अप कर सकते हैं। आईटीईएस हम $4 अरब की जरूर एक्सपोर्ट पे हैं बट दैट इज द पोटेंशियल दैट वी शुड हैव बिकॉज हमारे ग्रेजुएट्स की क्वालिटी उस तरह की नहीं है जो कि स्ट्राइक कर सकें और 5 अरब, 8 अरब, 10 अरब। तो हम उसमें एक जिसे कहते हैं लो इन्वेस्टमेंट बेस में फंसे हुए हैं। इस सब को ओवरकम करने के लिए जब तक हम एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की इंप्लीमेंट नहीं करते which is clear, understandable, comes through structural work, comes through sorting out the productivity issues of Pakistan और long term पे तो of course अगर एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे चलेंगे तो प्रोडक्टिविटी आएगी कहां से। और ये सब करते हुए हमें ये भी सोचना है कि अगर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर होगा तो वो बच्चा फिर मेन धारे का पार्ट कैसे बनेगा। एग्जैक्टली आप जिससे कह रहे हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी को बदलने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और जो जो काम आपने गिनवाए हैं वो तो सर नहीं हो रहे हैं ना। तो फिर इसका मतलब ये कि हुकूमत शॉर्ट टर्म फवायद या नताइज की तरफ जाती है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हम नहीं बनाते जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्टिव भी हो। अब देख लें अपने टैक्स का निज़ाम ही, उसमें आमदन बढ़ाने और माली खसारा कम करने के लिए बड़े सख्त इकदाम किए हैं, लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा टैक्स निज़ाम वाकई ताकतवर तबकात को टैक्स नेट में ला रहा है या इसका ज्यादा दबाव पहले से टैक्स देने वाले तबके पर पड़ रहा है? देखिए ना, आपने ये तो डिसाइड करना है कि आप रिटेल और होलसेल को आज भी कोशिश कर रहे हैं कि स्कीम्स के थ्रू, चाहे वो ताजिर दोस्त हो या करंट स्कीम हो, उसको टैक्स नेट में लाए। अब ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा सेक्टर जो है वो मतलब मराहत ही मांग रहा है टू बी इन द टैक्स नेट। आई मीन आई पर्सनली हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि वो आज भी यही कह रहा है कि हमें मराहत चाहिए टू कम इनटू द टैक्स नेट। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 10 से 20 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, 20% है इकोनॉमी का। Again, I mean, I always say this with a very, with an upset thing कि ये कैसे हो सकता है कि हमने 78 साल से लेजिस्लेट ही नहीं किया था कि हम अपने एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करें और हम ये कहते रहे कि ये तो सूबों का सब्जेक्ट है। इसी तरह ये फाइलर और नॉन फाइलर की क्या डिस्टिंक्शन है? या मैं टैक्स देना है मुझे या मुझे नहीं देना, मैं नॉन फाइलर हूँ। पाकिस्तान की 12 ट्रिलियन की 12,000 अरब की एक कैश इकोनॉमी है। इससे एक मोहतात अंदाजा है कि 4,500 अरब का
सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो लिया जा सकता है। रिटेल लेवल पर पॉस की हमने छूट दे दी इनको, मैं तो नहीं समझता कि ये देनी चाहिए। इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लगाना चाहते मुल्क में? मतलब अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इक्वालिटी बेस्ड मुल्क बने तो हमें इस चीजों पे सोचना है। रिलायंस ऑन विदहोल्डिंग प्रिजम्पटिव और टर्नओवर टैक्सेस स्टिल कंटिन्यूस। और मैं आखिर में हमेशा ये कहता हूं कि टैक्स के निज़ाम में इतनी आसानियां पैदा कर दें, जैसे अभी कुछ बात हुई फेसलेस एफपीआर की, ये एक अच्छी चीज है। इससे आप जो रिलेशनशिप है ऑफ द टैक्स पेयर एंड द कलेक्टिंग अथॉरिटी, उसमें से निकल जाएंगे। बजट में कुछ एक्सेसेस को कम करने की कोशिश की गई है, पर जो स्केल की जरूरत है, जैसे मैंने भी आपके सामने रखा, सुपर टैक्स की कंप्लीट अबॉलिशमेंट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 29% है, इसका पाथ टुवर्ड्स 20%, मैं तो 25 भी नहीं कहता, रिडक्शन, ये वो सीरियस चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करना है। एनर्जी बिल जो है उसकी टैक्सेशन को देखिए कि क्या उसमें कुछ मराहत पैदा की जा सकती है। ये सब काम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी बेहतर करने के लिए करने हैं, ताकि 14% का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ा के 20-22 पे लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तान की, जिसे मैं कहता हूं, जीडीपी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल बेसिस पे हो सके। आई रियली थिंक दैट्स पाकिस्तान्स फ्यूचर। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अच्छा सर, आईएमएफ प्रोग्राम्स ने पाकिस्तान को वक्ती सहारा तो जरूर दे दिया है, स्टेबिलिटी भी आ गई हुई है, लेकिन क्या मौजूदा माशी मॉडल अब भी कर्जों और बैरूनी मदद के गिर्द घूम रहा है? आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस दायरे से निकलने के लिए सबसे बड़ी तब्दीली कहाँ करना होगी? देखिए, सबसे बड़ी तो ये बात मानना होगी कि पाकिस्तान के कई स्ट्रक्चर्स, चाहे वो टैक्स का स्ट्रक्चर हो, वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर हो, वो पाकिस्तान की एनर्जी का स्ट्रक्चर हो, पाकिस्तान की नैरो एक्सपोर्ट्स का स्ट्रक्चर हो, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का स्ट्रक्चर हो, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अटेनिंग मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF led macro stability या supported macro stability which comes मालियाती खसारे को संभाला, बैरूनी खसारे को संभाला, कीमतें बढ़ा के एनर्जी के खसारे को संभाला, but the structural work of the economy is something completely different। जो core reform है of improving the productive capacity of the economy is something totally different। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बूम एंड बस्ट, बूम तो कोई ऐसा आया नहीं, पर थोड़ी सी इकोनॉमी पिक करती है, इंपोर्ट आती है, फिर हम वहीं बैक टू द IMF होते हैं। इससे निकलने के लिए जब तक आप अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक नहीं करेंगे, अब आप मुझसे सवाल करेंगे ये सब कुछ होता क्यों नहीं है, अगर मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं बार बार समझाता हूं कि पाकिस्तान में जब तक आप कुछ एरियाज को, पाकिस्तान एक कंटिन्यूअस HR ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंज में है पब्लिक सेक्टर में, जिसका मतलब ये है कि जब तक, जिसे कहेंगे, रिक्विजिट HR नहीं होगी जो इन मसाइल का देरपा हल कर सके और 5 साल में ये सारे एरियाज डिफरेंटली लग सकें और एट स्केल हल कर सकें, तो फिर हम यही कहते रहेंगे कि यार एनर्जी क्राइसिस ठीक नहीं हो रहा, टैक्सेशन हाई है, हमें फिर इकोनॉमी को स्लो रखना है बिकॉज इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल, और इस विशियस साइकिल से निकलने के लिए यू नीड टू रियली प्रोफेशनलाइज key regulators, key ministries, so that they can take this process through। I think पाकिस्तान का जो competence challenge है, उसका आसान लफ्जों में मतलब बड़ी सिंपल यही है कि हमने एक, we are working under a kind of a democracy, there is an executive, but जो professional technocracy है वो इस पूरे सिस्टम से मिसिंग है पाकिस्तान, because HR is your good policy, और बार बार अगर आप ये देखते हैं कि हम उस पॉलिसी को उस स्केल पर या उस इफेक्टिवनेस पर नहीं ला सके जिससे हम मुल्की मसाइल को हल कर सकें, सो सम एरिया इज मिसिंग। इन माय ओपिनियन दैट रिमेन्स टू बी द कॉम्पिटेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू हैंडल ये जो, जैसे कहते हैं ना, डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के। I really hope कि अथॉरिटीज इस तरफ जरूर देख रही होंगी, दे आर वेरी वेरी सेंसिबल पीपल इन द अथॉरिटीज, और जरूर इस तरफ सोचा जा रहा होगा, बट ये मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक हम सर्जिकल ट्रीटमेंट बाय द लोकल डॉक्टर्स नहीं करेंगे। दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। और सर, इसमें जो पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी है, उनका तसलसल कितना बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, कि ऑब्वियसली जब पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा तो सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल नहीं होगा। इसका मैं जवाब ये दिया करता हूं कि अगर तसलसल से गलत पॉलिसी चलाते रहेंगे तो उसका भी फायदा कोई नहीं है। मतलब IPPs की पॉलिसी से लेकर एनर्जी सेक्टर में आज तक सोलर पॉलिसी पे हमने हमेशा ये फील किया कि उस पॉलिसी में वो डेप्थ या क्वालिटी नहीं थी जो पाकिस्तान को एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान दें। तो पहले तो ये है कि पॉलिसी साजी में
द क्वालिटी और वो जिसे कहते हैं स्केल जो पाकिस्तान को दरपेश है मसले हल करने के लिए, अगर तो आप वो पैदा कर सकें तो जरूर उसका तसलसल चाहिए होगा. सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज टू गेट द राइट पॉलिसी, देन ऑफ कोर्स इसको 5 साल 8 साल के लिए दिखा दें, एक पर्चा लिख दें, अया कर दें लोगों पे, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने कैसे एनर्जी सेक्टर में, डीरेगुलेशन में, लिबरलाइजेशन में, टैक्स पॉलिसी में कैसे बिहेव करना है. दैट सर्टनली वुड गेट इन्वेस्टर्स एक्साइटेड. और हमें हमेशा याद रखना है डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना हर मुल्क में जरूरी होता है. एफडीआई फॉलोज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर. सबसे पहले जो करंट इन्वेस्टर है उसकी प्रोटेक्शन, जस्ट टू इंश्योर कि वो एक्साइटेड रहे टू री इन्वेस्ट. नंबर 2 नई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एंड नंबर 3 फॉलोड बाय एफडीआई दैट ब्रिंग्स इन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, नो हाउ एंड एक्सपोर्ट बेस. हमारी जो एफडीआई आई है ना, उसने पाकिस्तान में आके चीजें बेची हैं या उसने पाकिस्तान में आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्टेबल सरप्लस या एक्सपोर्टेबल बेस नहीं बढ़ी है. दैट रिमेन्स टू बी द की इशू इन पाकिस्तान. बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया सर फॉर योर वेरी प्रेशियस. डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे. हमारे मौशियात गुफ्तगू आपने सुनी. आज के ऊपर में बस इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.